स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे इमरजेंसी की उस काली रात की। इसे देख करके जब हम इतिहास से मुखातिब होते हैं, पढ़ते हैं उन पृष्ठों को, तो लगता है कि कितने दिल दहला देने वाली बात रही होगी। आजादी के बाद देश को एक आपातकाल सहना पड़ा। वो 1975 में 25 और 26 की मध्य रात्रि, 26 को जब सुबह रेडियो पर घोषणा की इंदिरा गांधी जब उस वक्त की प्रधानमंत्री की आपातकाल देश में लगा दिया गया है, नेताओं को जेल में भर दिया गया, सोशल एक्टिविस्ट को भर दिया गया, मीडिया की धार को रोक दिया गया। लेकिन 43 साल बाद भी सियासत में आपातकाल का वो जिन्न बाहर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, क्या उसके मायने हैं, इसको लेकर के आज हम आपातकाल पर सियासत में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हमसे जुड़ेंगे। पहले आप आज का मजमून देखिए कि कौन क्या कह रहा है आपातकाल को लेकर के, और 43 साल बाद भी इसके क्या मायने हैं, जरा देखिए, फिर हमारे पैनलिस्ट से आपको मुखातिब कराते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किए गए आपातकाल को आज 43 साल पूरे हो चुके हैं और हर बार की तरह बीजेपी इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। बीजेपी आपातकाल के मुद्दे में फायदा देख रही है। पीएम मोदी ने खुद आपातकाल की 43वीं बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सोच का परिणाम था। उन्होंने कहा कि एक परिवार में सत्ता की लोलुपता इतनी ज्यादा थी कि आपातकाल लगवा दिया गया। लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे। देश के गणमान्य राजनेताओं को सलाखों में बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को भय रहता था। बीजेपी आपातकाल के मुद्दे में जबरदस्त राजनीतिक माइलेज देख रही है और यही वजह है कि इसके लिए बीजेपी ने अलग रणनीति तैयार की और देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही। ये खुद की सत्ता जाते देख उन्होंने 25 तारीख को इमरजेंसी घोषित की और इमरजेंसी घोषित करके उन्होंने ये काम किया कि सभी लोगों को बंदी बनाया, आजादी खत्म कर दी प्रेस की, न्यायपालिकाओं पर आक्रमण किया। ये पूरी इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी को बचाने के लिए लगाई गई थी। ये जो कहा जा रहा है कि 25 जून को जेपी ने रामलीला मैदान में भाषण देकर के उकसाया था पुलिस को और सेना को, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सल्तनत के औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह नरेंद्र मोदी ने देश को आपातकाल का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज उन्होंने ही पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया है। दिल्ली सल्तनत के औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह बादशाह श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 43 साल पुराने 21 महीने के आपातकाल और प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया। पर 49 महीने के एक घोषित आपातकाल में आज के औरंगजेब मोदी जी ने तो स्वयं की पार्टी सहित पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया। आपातकाल निश्चित तौर पर एक काले अध्याय के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि क्या बीजेपी के पास विकास के दावों को भुनाने के लिए रणनीति नहीं है, जिस कारण इतिहास के एक ऐसे अध्याय को बीजेपी लोगों के सामने लाने की बात करती है जो कि एक बड़ी विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि चुनावी साल में आपातकाल का मुद्दा उसे फायदा पहुंचा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि थी। ये बात सही है कि इतिहास की एक ऐसी घटना है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। आजादी के बाद देश को 1975 में जब ये सहना पड़ा, लेकिन आज इसके क्या मायने हैं, सियासी रंग किस तरह से चढ़ा हुआ है, और पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों को इतना याद रहा नहीं रहा, उसकी वर्षगांठ, बरसी, या कहें कि वो जो डे आता है उस दिन मीडिया के अंदर अपने अपने आर्टिकल आते हैं। कुछ लोग जो आज भी मीशा बंदी रहे हों या फिर डीआरआई के जो बंदी रहे हों, उन लोगों से उस वक्त जो यादें हैं वो मीडिया के माध्यम से आते हैं। लेकिन वर्षों बाद ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी मई में अपने केंद्र सरकार के 4 साल के लिए मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया, और अब इमरजेंसी के लिए आपातकाल का वो काला अध्याय है। उसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए और इसे देश को बताया जाना चाहिए। मोदी साहब ने कहा भी कि लोकतंत्र को सचेत रखने के लिए इसे याद करना बहुत जरूरी है। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं, डीके छंगानी साहब कम्युनिस्ट नेता हमारे साथ में, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। छंगानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इमरजेंसी को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। आज अगर कांग्रेस के नेताओं से भी आप बात करेंगे तो दबी जुबान में कहते हैं कि उस वक्त की क्या स्थितियां रही, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप हमसे पूछें तो आपातकाल नहीं होना चाहिए, ये एक बात आती है। लेकिन अभी अचानक एक बड़े रूप में इमरजेंसी को याद किया जा रहा है। देखिए, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से स्पष्ट कर दूं कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त में बहुत सारी बातों को लेकर के मतभेद नहीं रहे होंगे उस वक्त में, पर इमरजेंसी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उसकी निंदा की, उसका विरोध किया और कहा कि ये नहीं लगाई जानी चाहिए, और ज्यादातियां खास करके उनके पुत्र द्वारा जो ज्यादातियां की गई थी उसका विरोध करने के बारे में कमर कस के तैयार हो गए। मैं यहां पर रेखांकित ये करना चाहता हूं कि इमरजेंसी लगाए जाने के पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 74 के मार्च अप्रैल के अंदर में एक बहुत बड़ी लाखों आदमियों की रैली की और इंदिरा गांधी से ये डिमांड की कि आपने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना चाहिए। इसलिए उन वादों को पूरा नहीं करने का जो असंतोष था, उस असंतोष को दबाने के बारे में, जो आक्रोश था उसको दबाने के बारे में उनके पास में और कोई तरीका नहीं था। इसलिए जब कभी भी जी आर्थिक तौर पर नीतियों को, वादों को पूरा करने के अंदर में जब असमर्थता रहती है, तब इस प्रकार के हथकंडे उठा करके शासन कदम उठाया करता है। और वो वक्त भी ऐसा था कि जब हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर में लेफ्ट मूवमेंट की वजह से ऐसा आक्रोश चल रहा था कि किस तरीके से उन वादों को पूरा किया जाए, और इसलिए उन वादों को पूरा नहीं करने की वजह से जो असंतोष लोगों के अंदर में था, तो हम ये मानते हैं कि जो कैपिटलिस्ट समाज होता है, खास करके पूंजीपति होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि लेफ्ट विंग को आगे बढ़ने का मौका ना मिले। और यही कारण था कि बहुत सारी बात गुजरात में चालू करके और बिहार में गए, और फिर बिहार के अंदर में फिर जयप्रकाश जी के हाथ में सारा का सारा मामला आ गया, और उस तरह से उसका विरोध करने का, उसकी निंदा करने के अंदर में हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं थी। पर सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आज की तारीख में जब इमरजेंसी को लगाए हुए इतने साल हो गए हैं, आज उसको याद करने की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी। हम ये स्पष्ट कर दें कि ये इसका पूरा का पूरा मोटिव राजनीतिक है, और वो राजनीतिक मोटिव इसलिए है कि अब 2019 के चुनाव आने वाले हैं, उनके अपने जितने भी राजनीतिक हथकंडे थे, राज प्रोग्राम थे, वो सारे के सारे फेल हो गए हैं। चाहे वो काले धन का मामला था, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट देने का सवाल था, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का था, चाहे बाहर के धन को वापस लाने का सवाल था,
बल्कि यहाँ का धन। आपको लगता है कि अभी जो याद किया जा रहा है इमरजेंसी को, उसके मायने सिर्फ एक राजनीतिक हैं, याद नहीं किया जाना? मोदी साहब का ये दावा है कि इमरजेंसी सही थी, मतलब नहीं ये नहीं करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, इनके तुरंत बाद मनीष से एक बात, मनीष से एक बात सुनिए, मनीष से एक बात, मैं आपके पास से आऊंगा, मनीष से आपके पास आऊंगा, एक बात सुन लीजिए। आपका कहना है, मोदी साहब ने यह कहा है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए नई पीढ़ी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इमरजेंसी के मतलब क्या होता है, इमरजेंसी में किस तरह का दंश देश झेलता है। मोदी साहब ने आज ही अपने उद्बोधन में कहा है, और वो कहा है कि इस दिन को याद करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी, यानी कि लोकतंत्र के बचाव के लिए इमरजेंसी को आपको हर साल याद करना होगा, पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। जी, आपसे मैं छंगानी साहब आप ही से जानना चाह रहा हूं मैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली जो वादे उन्होंने किए थे पिछले 2014 के अंदर में, और उन वादों को पूरा नहीं करने के बाद में जो एक वातावरण बना है, उस वातावरण को लोगों के दिमाग से ओझल करके और किस तरीके से अपने पक्ष में एक और नया वातावरण बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, इसको लेकर के ये तो आपको लग रहा है कि अभी मनीष पारिक साहब ने आपको बीच में कहा कि आप समर्थन कर रहे हैं इमरजेंसी का, कि उस वक्त जो आपातकाल लगा था उसे जायज ठहरा रहे? नहीं, हमने कह रहे पाठ्यक्रम में मत रखो, वो तो बहुत अच्छा कार्यकाल। से मैं आपके पास में आऊंगा, मैं इनके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं। हाँ, बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इमरजेंसी की निंदा की, प्रस्ताव पास किया। एमएलए कितने हैं आपके सांसद कितने हैं? उस वक्त में क्या करा था उस वक्त? एक बार आप सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आप ही के पास आऊंगा। जी हाँ, तो उसका एमएलए और एमपी का सवाल अगर है तो उसकी बात छोड़ो, उस वक्त में आपके भी एमएलए एमपी थे, हमने विरोध किया, एक बार मनीष जी पास छंगानी साहब, मनीष जी एक बात आपने खड़ी की है। देखिए, ये एक बात नहीं है, बीजेपी को एटलीस्ट पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को लेकर के सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। बीजेपी 2 से 282 तक पहुंची है, तो ये आप मत कहिए कि नहीं, एक बार मेरा सवाल पूरा कर लेने दीजिए। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए, इससे देखिए माफ करिएगा, एक अहंकार झलकता है कि संघर्ष कॉमरेडों ने भी, कि आप लोग भी जेल गए थे। आज अगर आप संघर्ष सुनिए तो सही, एक बात सुनिए, जेल कम्युनिस्ट गए सर, एक बात तो मनीष जी बात सुनिए, जेल कम्युनिस्ट भी गए, ऐसा नहीं है कि केवल संघ के लोग या उस वक्त के जनसंघ के लोग, बहुत सारे लोग भी गए थे। गए नहीं, हम तो गए थे। आप गए थे ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब लेकिन जो आप ये पलटे हो ना अवसरवाद की राजनीति, हम तो गए थे ये लोग, जो पलटे हो ना अपने आजादी की लड़ाई से लेकर लेनिन और मार्क्स की मूर्तियां उखाड़ी नहीं गई थी, उखाड़ी गई है, भयभीत है अपने अस्तित्व को लेकर, डरे हुए राष्ट्रवादियों से, डरे हुए इमरजेंसी से प्रेम है, इनको प्रेम है इमरजेंसी से, जो इमरजेंसी की करार करता है। आज हम इसलिए आए, आज हमने संघर्ष किया साहब, हमने संघर्ष किया, हम बदले नहीं, हम दोगले नहीं थे, इसलिए जीत के 200 से 300 हो गए, हम 2 लोगों से 300 हुए, और आप कितने लोग फिर कितने रहे, इसका कारण यही है। हम अधिकृत रूप से कहते हैं, ये आपातकाल के बारे में बात कर रहे हैं, इनको इतनी भी जानकारी नहीं है, इनको इतनी भी जानकारी नहीं है। बीजेपी ब्लैक डे जब से इमरजेंसी लगी है तब से लगातार मना रही है, और आज कह रहे हैं इसलिए मनाया जा रहा है। आज ये कमाल है, आप जानते ही नहीं, आप राजनीति कितने न्यून जानकार हैं। बीजेपी हर बार मना रही है ब्लैक डे, आपातकाल के खिलाफ हमारी खून का कतरा कतरा बोलता है, हमने जेल में यातनाएं सही है, हमने इसका इमरजेंसी में गला काटा गया पत्रकारिता का, उसके खिलाफ आवाज उठाई, अटल जी को पालन किया था, वो भी संपादक थे, हमारे जीवन में हमारे साथ और भी मैं चला ले लो इनसे भी, आप जो पलटे हो मनमोहन सिंह जी की गुलामी कर रहे हो, आप जो सोनिया गांधी की मनीष जी या तो ये बता दीजिए कि आज तय करके भेजा है कि, क्योंकि मैं कई चैनल्स पे सुन रहा हूं, बीजेपी के नेता कोई बात अपनी कहनी है तो उसको बिल्कुल इंटरप्ट करके कहे जा रहे हैं। अगर यही तय करके आए हैं तो हम इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं। आप बात कहिए, लेकिन सुनिए दूसरे को, आप सुनिए नहीं है, मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं, आप पूरा अवसर दे रहा हूं। हमारा एजेंडा यह सिर्फ कि इमरजेंसी एक काला अध्याय है, बिल्कुल उसे याद किया जाना चाहिए, क्योंकि कलमकारों को भी इस वक्त रोका गया था, इससे सहमत है। आज हम भी याद करते हैं, और आप कितना याद करते हैं नहीं करते इश्यू नहीं है। 33 साल के इतिहास में आप देखें, मुझे लगता है कि मीडिया ने जरूर याद किया होगा, राजनीतिक दलों ने पता नहीं किया कि नहीं किया, इतने व्यापक स्तर पे पहले बीजेपी ने मनाया कि नहीं मनाया, लेकिन मीडिया के कलमकारों ने जरूर अपने स्तंभ और व्यंग जो भी साहित्यिक अंदाज में लिख सकते थे जरूर मनाया। हम लोगों ने भी देखा, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो दंश झेला, हमने भी उसको याद करते हैं। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा कि इमरजेंसी, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है कि उसे याद किया जाना चाहिए,
लेकिन पाठ्यक्रम का जो सवाल आ रहा है, क्या वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, सिर्फ महज लोकतंत्र की रक्षा की मैं बात कर रहा हूं, कि तभी हो पाएगी कि उसको इमरजेंसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? योगेंद्र जी, अब क्योंकि शासन इनका है, निर्णय करने का अधिकार इनके पास है जी, लेकिन केवल बीजेपी जब तो थी नहीं, जिस समय खैर चलिए वो विचारधारा थी उस समय की, बीजेपी तो बनी भी नहीं थी, नहीं 80 में बनी, चले कोई बात नहीं, लेकिन जनसंघ था, वो आइडियोलॉजी के लोग थे। बार बार ऐसे कह रहे हैं कि आपातकाल पढ़ाई कोई मना करता है, लेकिन उसमें वास्तविकता आपको मुलायम सिंह को भी लाना पड़ेगा, लालू को भी लाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी लाना पड़ेगा। आपके लोग कितने आ पाएंगे वो बात अलग है, आपके लोगों को कितनी वहां पर कर पाओगे वो सारी बातें होगी। लेकिन ये बात सही है कि इंदिरा जी ने अपनी तानाशाह तरीके को अपनाए रखने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया था, और डिसीजन देने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, 12 जून का तो खिलाफ आया था, और उसके बाद जो 24 जून को जो डिसीजन आया था, वो कहा कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकते हैं, लोकसभा में नहीं जा सकते। उस बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी, इसलिए उनको फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुआ करते थे, इमरजेंसी लागू की गई। इमरजेंसी लागू होने के बाद निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रहार हुआ वो सबको ये नहीं कि आप केवल कह देंगे कि वहां पर आरएसएस को ही चुन करके भेजा होगा, नहीं, जो खिलाफत कर रहे थे बहुत सारे उसमें सभी लोग, मैं तो इसलिए कह रहा था इसलिए कि आप इंटरेस्ट इस बात पे नहीं है, इनका इंटरेस्ट ये देखिए आप गलत कर रहे हैं। इन्होंने विरोध किया इस बात का, इन्होंने विरोध किया कि काला अध्याय हम, और ये तो जेल भी गए हैं, खुद ने भी जेल की यातना भोगी है। आपको समर्थन कोई आदमी कैसे कर सकता है कि अपने घर बाहर से, आपको मालूम होना चाहिए मनीष जी, छंगानी साहब के परिवार में वैवाहिक समारोह तक भी था जब ये जेल की सलाखों में थे, और परिवार में इनके विवाह था। तो बदल गए, कैसे बदलेगा? आपको क्यों लग रहा है मोदी जी के विरोधी है? नहीं बिल्कुल नहीं बदले, वो एक अलग विषय हो सकता है। और अब ये इमरजेंसी के मामले में आज संघानी साहब नहीं बदल रहे, मनीष जी इमरजेंसी के मामले में नहीं बदल रहे, आपके इनके विचारधाराएं अलग हो सकती है, वो एक अलग विषय है। कभी भी ये अवसरवादी रहे, उस समय उनके खिलाफ बात भी सुनो ना, चलिए बात इमरजेंसी के कारण ही इंदिरा जी का पतन भी हुआ, बाहर शासन के बाद जाने का मौका भी मिला, लेकिन जिस प्रकार का शासन 2.5 साल में देखने को जनता को मिला, आप देखिएगा उस शासन में आप एकता की रूपता नहीं अपना पाए। आपको शासन मिला, मुरारी देसाई आए, कुछ दिन बाद मुरारी देसाई को भी जाना पड़ा, फिर प्रधानमंत्री की लाइन में कौन चलो, चरण सिंह लग गए, फिर कौन लगे, सारी चीजें बनी और फिर बिखराव की स्थिति आ गई, तो आप फिर बाहर आ गए, फिर इंदिरा जी को वापस से जनता ने तो वापस बैठा दिया था ना शासन में। अब ये कहना कि जनता ने अभी तक माफ नहीं किया, उनको जनता ने माफ कर दिया था, उनकी गलत कारनामों के कारण तो वो बाहर गई सत्ता से, और वो स्थिति बनी कि आप लोग इतने आज पखर स्थिति में आ गए हो, बोलने की स्थिति में आए हो। कारण है कि कांग्रेस ने गलतियां की थी, उसी का परिणाम है कि उसको आज किस स्तर से जलाना पड़ा, और आज आपके मंत्री जी खुद ही कह रहे थे कि हम 20 राज्यों में पहुंच गए, लेकिन वो अब ये बता एक मेरा जो छोटा सा सवाल था, आप उसका मैं जवाब चाहूंगा आपसे। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम हमेशा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो आती है वो एक मायने की नहीं होती है। उस वक्त की आपने सही जिक्र किया है कि मुलायम सिंह यादव, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जेपी के जो शिष्य हुआ करते ये लोग, तो बड़ा आंदोलन तो अगर देखें तो जो एक पहचान बनाई थी वो जेपी ने बनाई थी उस वक्त की, कि हालांकि ये बात है कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़े, लेकिन एक वॉइस जो निकल करके आई थी वो जेपी की निकल करके आई थी। तो क्या मनीष पारिक साहब आधारशिला वहीं से रखी जाएगी कि जेपी के आधार के स्तर से ही की जाएगी, या फिर यही मानेंगे कि सिर्फ ये आरएसएस के लोगों ने या बीजेपी की आइडियोलॉजी, हालांकि बीजेपी नहीं थी, जनसंघ का ये समग्र आना चाहिए अगर पाठ्यक्रम में आप शामिल करेंगे तो? ये तो समग्रता की बात है, जो बात हो रही है वो पाठ्यक्रम के आधार पर इसलिए है कि उस कंटेक्स्ट को किस कंटेक्स्ट में लिया जाएगा, और कंटेक्स्ट ये है कि जो भारत के संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के जो प्रोविजन है जिनका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, जर्मनी से ले लिए 1933 तक जो जर्मनी में घटनाक्रम हुए उन्होंने अपने हिसाब से लिए। हिटलर का आस्पेक्ट तो वहां से आस्पेक्ट आया था क्योंकि वो हिटलर का कार्यकाल था, उस वाले आस्पेक्ट को भारत के हिटलर का जवाब भी आप सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने लागू किया तो वो पॉलिसी के खिलाफ ये चले। एक बार राजीव अरोड़ा जी के पास चला जाऊं, मैं राजीव अरोड़ा जी के पास चला जाऊं, क्योंकि ओवरऑल जो जवाबदेही है वो कांग्रेस की उस वक्त की है। यूं तो कहा जाता है कि कई बार बात सुनने को मिलता है कि पूर्वजों के वंश को ये पीढ़ी क्यों झेले, अगर कहीं कोई बात होती है तो उससे का खामियाजा उस पीढ़ी तक भुगत लिया जाता है, वो परिवार का मुखिया भुगतता है। लेकिन आज भी मोदी साहब ने जो जवाब दिया है, उनका साफ कहना था कि इंदिरा गांधी सत्ता में बने रहने के लिए इमरजेंसी देश पे थोपी गई। एक बात
उन्होंने रीजन बनाया, बताओ ना, वही सबने सुन भी लिया था, कोई अपन इसको नहीं, इस वजह से खुद भी मैं कह सकता हूं, आवाज भी सुना चुके हैं, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं इसका। जेटली साहब ने हिटलर बताया, लेकिन अब देखिए हमारे यहां राजनीति का स्तर फिर कहां जा रहा है। मैं अभी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मिस्टर सुरजेवाला को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली के सल्तनत के एक ऐसे बादशाह औरंगजेब, उससे भी बदतर स्थिति में मोदी जी। मुझे लगता है कि चाहे जेटली साहब हो, चाहे मिस्टर सुरजेवाला हो, आपको लगता है कि देश में ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं राजीव जी आपके पास जाना चाहूंगा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि आप लोग तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं? आज का जो देश का हालात है योगेंद्र जी, उससे पूरा देश विचलित है, और बात बार बार इसीलिए आ रही है क्योंकि जब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी खाली मन की बात कहता हो, दूसरों की मन की बात सुनता नहीं हो, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी से बात करने की हम कोशिश नहीं करते हो, और जो हालात बने हैं, अभी आपको रिसेंट उदाहरण मालूम है, कल ही जयपुर में हमारे विधायक बड़े नेता ने त्याग पत्र दिया है, उन्होंने जो बातें उसके अंदर उठाई हैं, पहले भी समय समय पत्र लिखे, इस तरीके की बात पूरे देश के अंदर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इस बात को करेंगे जो काम करने का तरीका। राजीव जी, लेकिन कांग्रेस का आधार घनश्याम तिवारी जी के आरोप हैं कि आपका अपना पहचान। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं समाज का हर वर्ग, हम तो विरोध कर ही रहे हैं। चंद्राणी जी ने जो बात कही है, श्याम सुंदर जी ने जो बात कही, वो देश की आवाज है। जो बीजेपी में आज के अंदर नेतृत्व के लोग बैठे हैं, जो आज मार्गदर्शक मंडल में है, वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से देश का शासन चल रहा है, उसके अंदर लोगों को महसूस हो रहा है कि चाहे वो प्रेस की आजादी हो, चाहे टीवी चैनल की आजादी हो, किसी को सुनने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनका अगर गला घोटने की कोशिश करी जा रही है, तो इसलिए ये बातें उठ रही हैं। आज ये बात कभी उठती नहीं अगर देश के अंदर लोकतंत्र से जीता हुआ एक प्रधानमंत्री जनता को साथ में लेकर चलता, विपक्षी दलों को साथ में लेकर चलता, सबकी बात सुनते और देश को नेतृत्व प्रदान करते। ये बात आज इसलिए उठ रही है कि लोग बात कहते हैं कि एक अघोषित आपातकाल है। मैं और आप नहीं कह रहे, ये पूरे देश की जनता कह रही है, और इसका ये बात जनता मुखर होती जा रही है, यहां तक कि पार्टी के खुद के लोग बात करने लगे हैं। इसलिए आज ये बात हो रही है। मेरे ख्याल से हमको इसी संदर्भ के अंदर इस बात को सोचना चाहिए, इस विषय में आगे बात करनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जी मनीष जी, बताइए। ये बात कही थी तो उन्होंने रीजन बनाया, जब कभी पहले इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया गया था, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया था, तो लोगों ने कहा कि गलत बात है ये, आप कैसे कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए रीजन बनाया, तो आपातकालीन परिस्थितियों में ही ये धाराएं लागू हो सकती है, ये बात थी। तो उन्होंने इसके लिए रीजनिंग बनाया, जो बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने लिखा इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या था? वो कुछ नहीं था, केवल उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई बोल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, या जो भी कोई उस समय नेता थे, जयप्रकाश जी थे, या जो भी सबने विरोध किया उससे पहले के जिन लोगों की स्थिति, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा। आज तक नहीं लिखा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मनीष जी, आप सुनिए, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी ना, डिस्टर्बेंस को लिखा रीजन, बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है, तब होता है। आप पत्रकार ऐसी बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या आएगा? निरस्त कर दे, कोर्ट में कर दे तो कोर्ट का काम करेंगे दोबारा। आप कोर्ट की अपनी मर्यादाएं हैं, कोर्ट का अपना विषय है, वो फोर्थ स्तंभ है, थर्ड स्तंभ है, आपको फोर्थ है। अगर जब पूरी बात होगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपात स्थिति, मैं आपको कह रहा हूँ ना, स्थिति कौन सी बनती, इसलिए आप पहले लगा देंगे अपने तरीके की। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरनेट डिस्टर्बेंस को जो रीजन बनाया उन्होंने जैसे बनाए रखने की, गलत बात है ना, गलत है, यही तो कह रहा हूँ। तो इतने अहंकारी हो जाए शासन को, अगर बात कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं हो रहा। आपको मैं बता रहा हूं, केवल एक ही बात है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज सड़क पे खड़े हैं, वो सत्ता से बाहर है, आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसके कारण ये हो रहा है। अदरवाइज सारी चीजें ठीक चल रही है, बॉर्डर पे सबसे ठीक काम हो रहा है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें वो सुरक्षित है, आप प्रति व्यक्ति आय की बात करें वो सुरक्षित है, अगर आप विदेशी की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार वो सबसे ज्यादा है, व्यापार की बात आप करें, दुनिया में नोटबंदी का कारण क्या था की बात अलग करें, वो अलग थलग पड़ा है, हर जगह पे चाइना डाइल्यूट हुआ, हर जगह की बात करें आप, लेकिन इसी बात की बात करेंगे कि आपको कौन डाइल्यूट हुआ है को समझ में नहीं आता, तो एक अलग बात है, क्या कहे चले जा रहे हो। चलिए मनीष से, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मनीष से एक सवाल है, जैसे को आज की तारीख को डिस्कस करें ना। चलिए एक मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल, चंदन साहब मैं आपके पास, मनीष सुनिए मेरा सवाल, एक बात सुनिए सर, सवाल तो सुनिए, अरे सर सवाल तो सुनिए, आप सवाल भी सुन लीजिए। मानसिकता किसकी कहाँ है क्या है वो एक अलग इश्यू है। आप कुछ अगर सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जो एक चौराहे की चर्चा है,
आप खुद भी घूमने जाते होंगे, लोग कहते होंगे, क्योंकि आज पब्लिक में मीडिया, सोशल मीडिया, अगर आज मीडिया अगर छापे नहीं छापे इशू नहीं है, आपके पास में मोबाइल नाम का एक ऐसा झुंझुना है जो आपका अपना एक हथियार है। वो भी आप भी एक मीडिया के व्यक्ति हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। लोग टिप्पणियां करते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, सारी बातें करते हैं। आपके हाल ही के एक इमरजेंसी एक तरफ आप मना रहे हैं, लेकिन लाल सिंह जो आपके जम्मू कश्मीर के विधायक हैं, किसी भाजपा नेता ने इस बात को कोट किया इमरजेंसी पे कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक सीमा तय कर रहे हैं कि लिमिट में रहना चाहिए मीडिया को, नहीं तो सुजात बुखारी का अंजाम देख लीजिए। इस पर किसी आज तक के किसी व्यक्ति ने, बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन ने इमरजेंसी के दरमियान ये बात कह दीजिए, फिर अंतर कहां महसूस हो रहा है? कोई बीजेपी ने नहीं कहा, कोई आदमी ने कब क्या कहा, तो एमएलए भी नेता है, प्रतिनिधि है। आप ये बताएंगे, वो तो वो उन्होंने जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया की सत्ता आपके साथ जेल में गए, आज आप इतने बहरी हो रहे हो। केवल अगर आप ये मानोगे कि 1975 में जब जेल में गए थे तो उन्हीं पत्रकारों को भी अंदर जाना पड़ा था जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, जो जनसंघ की कर रहे थे, जो कम्युनिस्ट की बात कर रहे थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की बात बताऊं। और वो दोहरी नागरिकता को लेकर जो हम पर ये बात की गई कि आप या तो उसके सदस्य रही, ये रही, वो बहाना भी आपने भी डिस्प्यूट की बात करी। भारत मतलब जनसंघ के लोग कभी डिस्प्यूट में शामिल नहीं थे, उन्होंने कोई ब्रेक के लिए रुकूंगा। यहाँ पे ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं इमरजेंसी पर गरमाई सियासत। इमरजेंसी 43 साल पहले लगी थी, लेकिन आज भी वो क्यों प्रासंगिक हो रही है? बीजेपी काफी बड़े स्तर पे अपने मंत्रियों को इसके विरोध में उतारा है। पाठ्यक्रम की बात कही जा रही है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़े तल्ख अंदाज में उस वक्त की घटना को जमकर के कोसा है। ये बात सही है कि इसका विरोध हर बार होता रहता है जब भी कभी इमरजेंसी की बात आती है, लेकिन एक व्यापक स्तर पर अब मनाया जा रहा है इसे। और मैं कहना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि टकराव के हालात अदालत से बने। आपको ध्यान होगा कि 27 फरवरी 1967 शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा कि अब संविधान में जो अमेंडमेंट की बात आई वो कोर्ट में मामला चला गया। अदालत में 7 जजों की जो खंडपीठ थी, जिसके सीजीआई उस वक्त के मिस्टर सुब्बा राव थे, उन्होंने इस बात को कहा कि 2/3 बहुमत से कम, खासकर अधिकारों की जब बात आती है, आप उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी वहीं से कुछ अपनी एक जो इच्छा शक्ति थी कि अधिकारों की कोई कटौती की जानी चाहिए, 67 से यह सिलसिला चला। 71 में चुनाव जीती, राजनारायण जब जीती तो इसे अदालत में चुनौती दी। अदालत का फैसला आया, इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। जो श्याम शर्मा जी ने कहा भी कि आप भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान यह कहता है कि बिना भी किसी हाउस का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आपको 6 महीने में हाउस का मेंबर बनना होगा। तो इंदिरा गांधी बनी रह सकती थी प्रधानमंत्री, उसी दिन से मान के चल सकते थे, या रिजाइन करती, शपथ दिलाई जा सकती थी। लेकिन उन्होंने जब आंदोलन चला कि अब अदालत ने जब खारिज कर दिया है तो आपको हटना चाहिए, काफी व्यापक स्तर पर सारे सिलसिले रहे, सारे दल एकजुट हुए और ये स्थिति बनी। लेकिन अब कई तरह की चीजें इसमें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं छंगानी साहब के पास में एक बार फिर जाऊंगा और हम मूल मुद्दे पे आना चाहेंगे। छंगानी साहब, ये एक बात मैं जानना चाहता हूं कि मैं सीताराम येचुरी को सुन रहा था, अभी दूसरे और भी कुछ नेताओं को सुन रहा था। उन लोगों का एक व्यंग है ट्विटर पे, कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के मैं टिप्पणियां पढ़ रहा था। आप लोग आपातकाल से वर्तमान समय नरेंद्र मोदी जी को तुलना कर रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या बिगड़ गया अभी ऐसे मुल्क में कि आप नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी के समकक्ष बता रहे हैं? क्या ऐसा कोई मानवाधिकारों का हनन हो रहा है? देश में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, जन आंदोलन चल रहे हैं जिन्हें कुचला जा रहा हो, क्यों लग रहा है ऐसा कि नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? देखो, लेखकों की अभिव्यक्ति के ऊपर में पाबंदी अघोषित रूप से लगा करके जहां कोई नहीं मानता है उसको लिक्विडेट करके मार दो, इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये इमरजेंसी से कोई कम नहीं है। नहीं, कहां कार्रवाई नहीं हुई? कौन से केस का आप जिक्र कर रहे हैं? एक भी अभी तक एक भी न तो गौरी लंकेश का, न नरेंद्र दाभोलकर का, न किसी का भी जो
मर्डर है वो नहीं पकड़ा गया अभी तक। किसी के ऊपर में कार्रवाई जो होती है पकड़ा गया है ना, वो नहीं उससे पूछता मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। एक ही आदमी पकड़ा गया। जी चलिए किसी केस नहीं तो हम उलझ के रह जाएंगे, हम मुद्दे पे लौटेंगे। उसके बाद में यूनिवर्सिटीज के अंदर में जितने भी खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आगे बढ़ाने का और उनके अंदर में विचारों की अभिव्यक्ति और प्रोग्रेसिव तरीके से जो पढ़ाई जाने वाली थी उसके ऊपर में लिमिट करके और आरएसएस की छाप छोड़ करके उनको संकुचित करके और रखने की जो कोशिश की जा रही है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। और धर्म के नाम से, गो हत्या के नाम से, इस नाम से मुसलमानों के ऊपर में और अल्पसंख्यकों के ऊपर में जिस तरह के अत्याचार करें, ये इमरजेंसी से कम नहीं है। मॉब को पूरी छुट्टी दे दो आपकी, जाकर के किसी को भी मार दो आप और किसी की सुनवाई नहीं हो, ये इमरजेंसी से कोई कम नहीं है। अगर इंदिरा गांधी से इतना ही विरोध है इनको, तो मैं तो अटल भाई वाजपेयी को याद करना चाहूंगा जब उन्होंने भवानी कहा था और उसकी बहुत पाठ्य पुस्तक के अंदर वो क्यों नहीं लिखवाते कि इंदिरा गांधी भवानी थी और बहुत बड़ी ऐसा थी और उसने बहुत बड़ा काम किया था। तो अगर इतिहास को लिखना है तो सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। इमरजेंसी का विरोध सबने किया और सब लोग उसका विरोध करते, निंदा करते हैं। और इसलिए आज की तारीख के अंदर में अगर हम ये सारी की सारी प्रक्रियाएं फिर से अघोषित रूप से करना चाहें, और अब तो वो जो विस्फोट हो रहा है अंदर का अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी उसका चंगानी जी, राज्य सरकार तो लाई थी कानून, अगर विरोध नहीं किया होता तो वापिस लेते नहीं है। प्रेस को कुचलने का प्रयास तो किया था ना, किया था उन्होंने, किया था। ले रहे मनीष जी बोल। चलिए मैं आपके पास आऊंगा एक बार। हाँ आपने कह दिया। चलो मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को वो रास्ता भी निकालना होगा, क्योंकि विपक्षी दल खासकर भाजपा और कांग्रेस आपस में जिस तरह से विचारों की टकराव कहें या फिर अपने शब्दों का टकराव कहें, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ चढ़ करके हो सकता है। यहाँ पे ये सियासत कम नहीं होगी, क्योंकि मर्यादाएं, सीमाएं दोनों ही तरफ से लांगी जा रही हैं, बढ़कर के अपने बयानबाजी किसी की तुलना किसी से भी की जा रही है। कांग्रेस कोई रास्ता निकालेगी कि ये, क्योंकि देखिए ये बात सही है कि 1975 का 25-26 जून का मध्य रात्रि का समय हमें हमेशा याद किया जाएगा, ये बात ठीक है। इंदिरा गांधी को भी उसमें याद किया जाएगा, लेकिन इसका रास्ता क्या निकाला जाएगा? क्या रास्ता निकाला जाए जोगिंदर जी? जो इतिहास की घटना है वो इतिहास की घटना है जी। उसमें इतिहास की घटना में 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जंगा फहराना भी था। हाँ। आप लोग नेहरू जी को ही पाठ्य पुस्तकों से निकाल देना चाहते हो, तो 17 वर्ष तक जिन्होंने राज करा। और इंदिरा जी टाइम के अंदर देश के अंदर जो सुधार हुए उनको भी आप याद नहीं कर रहे हो, और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो गया उसको भी आप याद नहीं करते हो। रास्ता क्या निकाला जाएगा? हमको इतिहास के रूप में ही सोचना चाहिए। अगर हम पुरानी बातों को 43 साल पुरानी बातों को कुरेद के आज के अपने 4 वर्ष में जो काम नहीं करा उसको ढकना चाहेंगे तो विरोध होगा। अगर आप अभी ये बता रहे होते इस वक्त, क्योंकि चुनाव पास में आ रहे हैं, राजस्थान में भी चुनाव, विधानसभा के आगे लोकसभा के चुनाव में पिछले 4 वर्षों में आपने क्या अच्छे काम करे तो समझ में आता। बनिस्बत आप पिछली बातों को दोहरा के, पिछली बातों को निकाल के आप खाली उनके ऊपर बात करना चाहोगे तो हम भी सांप्रदायिक सद्भाव की बात को लेके आएंगे। हम भी बात करेंगे, जैसे अभी सिंघानी जी ने बात करी कि जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम भी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि आपने, अमित शाह जी कुछ समय तक बोलते रहे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया, और इसी बात के ऊपर आपने पीडीपी से संबंध तोड़ लिए कि आज वहां पे हालत खराब हो गए हैं, देश असुरक्षित है। जम्मू कश्मीर इस देश का एक अभिन्न अंग है, वो बॉर्डर के ऊपर भी है, तो वो एक ऐसी राज्य है जहां पे आंतरिक रूप से कभी खराबी हो रही है तो वो भी मालूम पड़ती है, बाहरी रूप से आक्रमण होता है तो भी मालूम पड़ता है, इन्फ्लिकेशन होता है। तो हमको ये सब चीज सोचना जरूरी है। और उसके बाद में आज की तारीख के अंदर खुद सिंघानी जी बोल रहे थे कि उस वक्त बात हुई कि बहुत कुछ आरोप लगे कि इंदिरा गांधी जी के पुत्र ने कुछ जाति करी होगी। आज वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका पूरा पूरा परिवार। मेरे ख्याल से जब भी जरूरत पड़ती है उस वक्त कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा जी को, इमरजेंसी को याद करके जनता को मूल मुद्दों से हटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है, और आज ही वही की वही प्रक्रिया हो रही है। हम चाहते हैं देश के सामने आपने जो काम करे उसके बारे में बात करें, इतिहास की बात बाद में करेंगे, विकास की बात पहले करें, भविष्य की बात करें, आप आगे क्या करना चाहते हैं उस विषय में बात करें। जी, इनके पास न तो कोई आइकॉन है, नहीं अभी मैं, चलिए मनीष जी जवाब देंगे इस बात का। मनीष जी जवाब देंगे। मनीष जी देखिए, आपके प्रतिपक्ष की पार्टियां इस बात को खारिज नहीं करती। राजीव अरोड़ा ने जी को आपने सुना, साफ इस बात को स्वीकार किया है कि इतिहास बदल नहीं सकता। इतिहास में जो घटनाएं दर्ज हो गई उसे हम कितना भी खारिज करने की कोशिश करें वो कहीं ना कहीं दर्ज रहेंगे। हम निकाल भी देंगे तो इस सोशल मीडिया का जमाना है, एक इतना ब्रह्मांड है जिसमें आप कहीं से भी किसी चीज को निकाल सकते हैं। एक जगह छिपा भी देंगे दूसरी जगह कहीं पर निकलेगी।
तो जो फैक्ट्स को नहीं छिपा सकते, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन इनका आरोप यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भी तो दिखाया जाना चाहिए। और अभी आपने सुना छंगानी साहब को कि जिस मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई लीडर्स को मैंने भी पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा कि उस वक्त इमरजेंसी घोषित रूप से थी, आज अघोषित रूप से है। ये तो दोनों बात, गौरी लंकेश और जो दूसरे इन्होंने पत्रकार बताए थे, जो लेखक थे, उन पर हत्या जो है वो नक्सलाइट्स ने करी। वो माकपा माले के आदमी थे, उन्होंने उस समय बात करी, इनको मालूम है, ये उनको पकड़ा है, उनसे पूछताछ चल रही है, तो ये कहे कि उनके हत्यारे नहीं पकड़े गए, ये बात गलत है। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि ये फासिस्ट ताकतें हैं, ये अपने वो चलाती है, तो राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, राम वो तय करेंगे। जब कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, या ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, या बुर्के की बात हो रही है, वो न्यायालय के उसमें हो रही है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वहां पक्षकार है। अल्टीमेटली सारी चीजें डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट पर है, एक बात। दूसरी बात, राजीव जी ने कहा कि चूंकि और काम नहीं किए इन्होंने, तो मैं बताना चाहता हूं कि सही मायने में समाजवाद अभी आया है। 4.5 करोड़ लोगों को चूल्हा मिला, 3.5 करोड़ लोगों को इसमें उज्ज्वला गैस की योजना का लाभ मिला, जो शौचालय 4.5 करोड़ बने, 28 करोड़ खाते खुले, ये संख्या लगभग 78 करोड़ होती है। तो 78 करोड़ लाभान्वित अगर आप इंगित कर सकते हैं, इट इज फर्स्ट टाइम इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। और अगर 78 करोड़ लोगों की सूची आपको दे दी जाएगी और फिर आप कहेंगे कि कुछ काम नहीं हो रहा, तो लोग आपको समझेंगे कि आपका दिमाग ठिकाने नहीं है। और मैं इसीलिए पहले निवेदन किया विनम्रता पूर्वक कि इंदिरा गांधी जी का जो माइंड सेट था वो ये था कि वट एवर आई एम सेइंग दैट इज राइट, अदरवाइज ऑल पीपल आर एंटी सोशल। तो मोदी जी का भी है, वो कहते हुए सही, बाकी ये नहीं है। आप मेरी बात सुनो छंगानी जी, ये बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में कोई बोल सकता है क्या? भले चुपचाप करते हैं। आप बोलते क्यों रहते हो? तो आप ढंग से बोलो, तरीके से बात करो ना। आप हर जगह बोलते ही रहोगे खाली, तो यही होगा, सबको लगेगा न्यूसेंस कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, नहीं न्यूसेंस। अगर सुनिए, एक बात सुनिए, जो जिस मोदी एक बार बीच देखिए, एक बार भी सर एक बात सुनिए तो सही। मनीष पारिक साहब, मोदी साहब जिस लोकतंत्र की वकालत कर रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति को नहीं दबाया जाना चाहिए, यही बात की वकालत कर रहे हैं। फिर आपने अभी छंगानी साहब को कहा कि आप ऐसे बोलते रहेंगे तो लोग कहेंगे कि न्यूसेंस कर रहे हैं। एक बात सुनिए, अगर मोदी जी के कमियां गिराएंगे तो राजीव जी बात कर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि इनका दिमाग ठिकाने नहीं है। जिम्मेदार आदमी है, मैं ये कह रहा हूं, इतने जिम्मेदार आदमी ये कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ वो सुन नहीं सकते हैं। नहीं, सब बात इलॉजिकल बात है, ये इरेशनल बात है, इनफैक्चुअल बात है, अनफैक्चुअल। आप बताओ, कोई तथ्य बताओ ना, तो रीजन बताओ। यू आर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात बताओ। आप कुछ नहीं बता पा रहे, केवल बोल रहे मोदी जी सुनते नहीं है, मोदी निंदा कर रहे हो आप थोथी निंदा कर रहे हो, क्योंकि आपको वो आदमी बर्दाश्त नहीं है। के साथ जो कुछ हो रहा है वो बात तो मैं नहीं, आपको मैं क्या करूंगा, आप अपने राज्य की बात ही कह दो ना, बाकी बातें छोड़ दो। आप कैसे कह पाते हो वहां तक, अपनी बातें वहां तक पहुंच पाती है? उन्होंने कहा कि आप कौन है मनीष जी, आप बता दो। हर आदमी बोल रहा है, छंगानी जी की बात नहीं है, आप बता दो ना। मुख्यमंत्री कह पाई, आज आप कुछ भी लिख रहे हो, आज आप कुछ भी लिख रहे हो, कौन रोक रहे हैं? हर आदमी पत्रकार है, आप समझ रहे हो? श्याम सुंदर जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने आज व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, आप व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, आपने तो कुचलने की स्थिति बना दी। अब ये कौन मना कर रहा था? आप क्यों बेरी हो रहे बिना बात? बेरी क्यों? और क्या आप क्यों बोल रहे हो? आपने जो बात बताई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ बोलना चालू कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं। जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। ये देखिए, आपने कहा कि आप बेरी हो, ये बात है। आज अगर हमारे अधिकारियों को अरे हम गए नहीं होते तो कानून वापस ले ना, अभी जेल नहीं जा रहे ना, हम गए ना, वो भी आपका अभी नहीं जा रहे ना, क्या गया सर? इसका मैं जानना चाह रहा हूं, गए अभी क्या गया? अभी बात थी विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया हम योगेंद्र जी, हम दोनों थे। उसका कारण क्यों? कारण ये था कि आप कानून ला रहे थे, टकराव मुकदमे दर्ज है मेरे पे। मनीष जी, एक बात तो सुन लीजिए, मनीष एक बात सुन लीजिए, कहने का अर्थ ये नहीं है, इनका कहने का अर्थ ये नहीं है, इनका कहने का अर्थ ये नहीं है। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर आज ये बात कांग्रेस कहती तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी में बहुत ज्यादा सवाल नहीं खड़े करते, क्योंकि कटघरे में कांग्रेस है और कांग्रेस पे हम सब लोग मिलकर के चर्चा भी कर रहे हैं, मीडिया भी लिख रहा है, आप भी कर रहे हैं, कॉमरेड भी कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात की वकालत कर रहा है कि आप सड़क पे चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में चलिए, नियमों का पालन करना होगा, और फिर मैं बिना हेलमेट चल रहा हूं, लाल बत्ती को जंप कर रहा हूं, ट्रैफिक वाले को मैं ठुल्ला करके ठेंगा दिखा के जा रहा हूं, तो लोग मुझसे चर्चा करेंगे कि आप तो ये पाठ पढ़ा रहे थे। श्याम शर्मा साहब का सिर्फ ये कहना है कि
आप जिस बात की वकालत आज कर रहे हैं, मोदी साहब से लेकर के तमाम एमएसओज, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के दिग्गज लीडर, सब आज जो उतर के आए इमरजेंसी के खिलाफ, आप लोगों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि मीडिया की स्वतंत्रता को रोकने के लिए वो काला कानून लेकर के आए थे? सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं, आप उसके भी जिक्र होनी चाहिए। देता हूं, इतनी बड़ी वेटेज की जगह नहीं है, प्रवर समिति पर भरोसा नहीं है एमएलए। क्यों जिक्र क्यों? अरे सर, आप लोग जिसका विरोध इतना कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कोई नहीं आई, वो तो प्रवर समिति पर डिस्कशन हो रहा है। जो ये लोग भयभीत हैं, कांग्रेस के नेता वहां पर विधानसभा अध्यादेश जारी कर पर्वत समिति की बातें कर रहे हैं। मैं जानता नहीं पर्वत समिति क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, आप कैसे नहीं जानते? आपने अध्यादेश के माध्यम से लागू किया, आप क्या बात करते हैं? अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया, अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया। एक बात सुनिए, आप लागू कर दिया आपने। एक बात मनीष जी सुनिए तो सही, आप मनीष जी सुनिए तो सही, सर आप बात क्यों घुमा रहे हैं? मनीष जी आप बात घुमा रहे हैं, नहीं लिया जाएगा। आप बात लागू कर दिया आपने, तो एक बात लागू कर दिया। हम तो मरे। मनीष जी आप बात तो सुनिए, मनीष जी बात तो सुनिए, एक बात सुनिए। मनीष जी ऐसा है, मरेगा कोई नहीं है, ताकत कलम की बहुत बड़ी होती है। जो आज के जो डेरा सच्चा सौदा वाले हैं, वो कलम की ताकत से अंदर है, किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति से अंदर नहीं, वो कलम की ताकत से अंदर है। तो दंडवत करके 15 लाख रुपए देते हैं। आप इसका जिक्र करें, मनीष जी सुनिए, मनीष जी मैं सिर्फ इतनी सी बात करें, मनीष जी सुनिए विधानसभा में उठा नहीं सके, आप बाहर जाके प्रदर्शन करके क्या और उसका परिणाम सुनिए। आप जवाब नहीं देना चाहते, बचना चाहते हैं, इस वजह से लगातार बोले जा रहे हैं। आप सुनिए, आपने इनको कहा कि प्रवर समिति के बारे में जानते, बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका जीवन निकल, आपको इनकी बगावत करनी तो करो। आप गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो। इमरजेंसी के दिन पे उस अध्यादेश को लागू करने से रोक दिया ना, कब हुआ लागू? किसने रोका? जिसने रोका कौन सा विरोध किया? विधानसभा में बहुमत किसका पास कर? आप समझो। मनीष जी सुनिए, आप समझिए, मैं जो कह रहा हूं अब अच्छे से सुन लीजिए। सवाल खड़े करने की स्थिति में नहीं है आप। आपने कहा आप नहीं बोल सकते कि मैं सवाल खड़ा करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका कोई आग्रह पूर्वाग्रह हो सकता है, आपका दुराग्रह हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी के दिन काला कानून की बात अगर होगी तो इंदिरा गांधी की चर्चा होगी। उस समय राजस्थान विधानसभा की बात करके आप दुराग्रह से पूर्वाग्रह से बात कर रहे हो, आप करना चाह रहे हो और मेरी बात को गलत साबित कर रहे हो, जबकि मैं कह रहा हूं मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी को मेरी अभिव्यक्ति। बीजेपी में सिखाया यही गया है कि अगर इमरजेंसी में आप कटघरे में खड़े होते हैं तो बोलने चाहिए। सुने नहीं रहे तो बता रहे हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया, सवाल नहीं सुन रहे। अरे आप सवाल तो किसने जमा कराई? आप सवाल इस पर चिंतित है। प्लीज आप सामने को बोलने दीजिए। सामने प्लीज एक मिनट सुनिए। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, आप लॉयर हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको एक कहते हुए। आप कह रहे हैं कि आपको आप बोलेंगे नहीं, प्लीज सुनिए, क्योंकि पब्लिक आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप मेरे नहीं सवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी आप मुझे मनीष शरीफ को कुछ भी कह सकते हो, भारतीय जनता पार्टी का सवाल सुनेंगे। आप मुझे ये नहीं कहोगे, सुनिए आप बोलूंगा, बोलूंगा, आप बोल लीजिए, फिर बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप सवाल नहीं सुनेंगे, आप सुनिए, सवाल सुनिए। अरे आप सवाल सुनिए, मैं आज और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर बोलते जाइए। चलिए, आपको पूरा टाइम करना है, आप बोल दीजिए। आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल सुनिए, आपने एक बात कही है, सवाल मैं आपके, क्योंकि मुझे आपको शर्म आ रही है, आप फिर भी बोल नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। अरे सर, बोलो तो सही सवाल। आप सवाल सुनेंगे, आप बोलते जाएंगे। अध्यादेश का मतलब समझते हैं आप? जी, आपकी गवर्नमेंट ने 6 महीने का ऑर्डिनेंस, आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं श्याम शर्मा जी से, 6 महीने का ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद में बिल के रूप में आया था, आपको मालूम होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जिसका बहुमत वैसे पास कर सकता है, कुछ आप बहुमत की इज्जत कर सकता है। मेरी बात सुनो, लागू तो नहीं किया, लागू नहीं किया।
किया? अरे मनीष जी सर एक बात अध्यादेश लेके आए थे आप लोग, मालूम आपको? बताता हूँ अध्यादेश लेके आए थे आप लोग। आप ये बात ही क्यों कर रहे हो? आप ये कहना चाहते हो कि आपने आपातकाल लगाया? नहीं हमने लगाया? नहीं, ये नहीं कर रहे। क्या कर रहे तो लीजिए, आप सुनते नहीं है। प्रेस को पूरी तरह आजादी देने का प्रयास किया। किसने? आप। हम तो सदा से प्रेस हमारे साथ थी, इमरजेंसी में जेल गए हम, प्रेस की आजादी के लिए गए, हम कुलदीप नैयर के लिए जेल गए, क्यों नहीं जाएंगे? आप सुनोगे तो बात करोगे। मेरा कहने का है कि जो कानून आया था राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में, नहीं, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आपातकाल लगा था। अरे आपके टाइम अलग क्या हो गया? आपके टाइम अलग क्या हो गया? आप सहमत नहीं थे? मैं तो सहमत। कुलदीप नैयर जेल गए थे, मेरी बात सुनो, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया था। उसका परिणाम उन्होंने भोगा। बिल्कुल उन्होंने भोगा ना। आप सत्ता में उसकी एवज है, उसके संदर्भ में कुछ और याद करना चाहते हैं आप? काले कानून की बात कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। कौन सा काला कानून? सही ना आप ये लो समाप्त हो चुका है, जो समाप्त हो चुका है वो कानून होगा। तो वो भी कानून तो वो होता है जो समाप्त नहीं हुआ है। भारत के संविधान में जवाब दीजिए मनीष, 354 से 360 तक कानून। इनका सवाल यही है, पारिक साहब इनका सवाल भी यही है कि जिसका आप विरोध कर रहे हैं तो आप लेके क्यों आए? तो अंतर कौन लाया? उससे हम क्यों लाए? इंदिरा गांधी जी ने 356 आप लेके आए थे ना, 356 से 360 तक प्रक्रिया जो भी कोई संविधान प्रक्रिया के तहत वो कानून आया अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान आर्टिकल था 3 महीने तक लागू रहा। 356 की बात 356 से लेके 360 के जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ाई नहीं, इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, उसको लागू कर दिया। मैंने आपको बताया विधानसभा में इतिहास का कहना है कि आप वहां जब कहने लगे, जब कांग्रेस को तो पता ही नहीं था, 1.5 महीने बाद इनको ये मीडिया गांधी जी ने लगाया, इंदिरा गांधी जी ने लगाया 356 आर्टिकल से लेके और 360 तक जो प्रोविजन थे वही तक आज तक है वो, और आप कह रहे हो वो कानून है, लेकिन ये कानून बना ही नहीं। खैर चले आगे बढ़ते हैं। विधानसभा आर्टिकल के बारे में बात करें, के पास आप क्या तय करना चाह रहे हो, आप क्यों कर रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित तौर पर आपातकाल के लिए इस वजह से कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इससे लंबे बहस का कोई मतलब नहीं है। मनीष जी, आप जो बात को लेकर के डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या डाइवर्ट नहीं कर रहे सर, आपात की चर्चा कर रहे हैं, इनका सिर्फ कहने का मतलब यह है कि जो आप इतना व्यापक स्तर पे राइट्स की बात कर रहे हैं, तो एक काला कानून जो आप लेकर के आते हैं उसका भी तो कोई जिक्र करता है कि हमसे भी ये भूल हुई है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं। हालांकि छोड़िए इस मुद्दे को, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कानून बना ही नहीं हो सर, आप इच्छा शक्ति में तो खोट था आप लोगों की, मैं ये तो मानोगे, इच्छा शक्ति में तो खोट था उसमें, आप कह रहे लागू नहीं हुआ, ये तो विरोध के बावजूद लागू नहीं हुआ। आपके पास वाला था, जब मैंने उस बारे में बात हुई थी एक दिन बहस में, तो ये हुआ था कि कांग्रेस के टाइम पे इसको ड्राफ्ट किया गया था, जिन अधिकारियों ने ड्राफ्ट किया था उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने कहा इन्होंने प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करते समय उसके बाद अध्यादेश के नाम कांग्रेस को विधानसभा में लागू करते समय विधानसभा के पहले जिन ऑफिसर्स ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसने कह दी कांग्रेस का, जिन ऑफिसर्स ने उसको ड्राफ्ट किया था वो सब कार्यकाल पहले का बना हुआ था, लेकिन वो उसको लेकर नहीं आए। ये बात हुई थी, आपने भी शायद बात कही थी, आपने उस भूमि को बचाने के लिए की गई थी, ये किसने कहा था? आप भी इस में मौजूद थे। को लागू करने का काम वसुंधरा जी, कानून बना ही नहीं। कैसे नहीं बना? कानून अध्यादेश में कानून में फर्क होता है। अध्यादेश आप कैसे, अध्यादेश और कानून एक ही बात है, कानून अलग होता है, अध्यादेश अलग होता है। कानून में बाकायदा परिभाषा अध्यादेश सिविल ऑर्डर होता है, अगर क्लियर नहीं तो मैं कर देता हूँ। कानून की परिभाषा में इमरजेंसी के लिए आपने ये बातें करना अच्छा लग रहा है, ये पक्की बात है। कोई भी आपको 6 महीने तक 6 महीने ना तो इसका मतलब है कि परिणाम क्या था। चलिए आप सुन लीजिए, 6 महीने तक ऑर्डिनेंस स्टैंड करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो 6 महीने
विधानसभा में डिस्कस होना पड़ता है, सर बहुमत मिलना पड़ता है, पारित नहीं किया और आज भी भाजपा का बहुमत है, आपको तो डर लगा, आप ये कहते रहेंगे कि इसलिए आपको अपने मंडल को क्या नहीं जानता। अब हम बहस से भटकेंगे, आपको मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। ऑर्डिनेंस कोई भी सरकार, आप सुन लीजिए क्या आपको ये कहना है, मालूम है आपको, मालूम नहीं है आप क्या से कहे महीने के लिए सरकार ला सकती है, अरे कौन सी गलती है ये, और क्या गलती थी? मैं तो इस बात से अभी आज अरे हमारे नेता जेल में रहे, हम जेल में रहे, हमने दुखड़े उठाए, हमारे पहले नेता लोगों को आमिर है, लेकिन आज जो इसके एवज में आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आपका व्यवहार क्यों है और राजीव जी क्यों मुस्कुराने में नहीं जानता। आपने एक बात कही, उस बात को लेकर कहना, आपने कहा कि ऑर्डिनेंस कानून नहीं होता, नहीं होता सर, ऑर्डिनेंस ही कानून होता है, होता है 6 ऑर्डिनेंस की मियाद होती है, जो समझता हूँ बता रहा हूँ, जितना मैं जानता है ऑर्डिनेंस को कानून बनने के लिए विधानसभा में पास होना पड़ता है, और 6 महीने होना पड़ेगा कोई बात, लेकिन जिस दिन लागू करते हैं पास नहीं होता है, राजपाल पास नहीं होता है, राजपाल जब तक पास नहीं होता है, मालूम नहीं है क्यों, जब तक पास नहीं होता है कानून नहीं होता। विधानसभा में बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, विधानसभा में पास होना पड़ता है ना ऑर्डिनेंस को, कानून बनने के लिए पास होना पड़ता है ना। हाँ तो कौन गए 6 महीने, मेरे ख्याल में आप कमाल कर रहे हो, आप यही कहे जा रहे हो वही कानून था, मैं कह रहा हूँ वही कानून ऑर्डिनेंस था, मैं कह रहा हूँ कानून बनने के लिए विधानसभा में बहुमत से पास होना चाहिए, आपने कहा हाँ पास नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर कानून को बने। अरे सर ऑर्डिनेंस जब तक स्टैंड करता है कानून ही होता है, मेरे को नहीं होगा, मैं क्यों इसकी बहस कर रहा हूँ, मत करिए, बिल्कुल मैं तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जब मालूम नहीं हो एहसास हो जाए तो समझदारी से सबसे बड़े दोषी तो संजय गांधी थे, जिसे 86 लाख लोगों की नसबंदी कराई थी, विरोध हुआ था ना। इंदिरा गांधी की तरफ से काम कर रहे थे वो, मैं आपको बताऊं, मेनका गांधी से पूछ के नहीं गए थे इमरजेंसी कराने। अब आप ये नहीं कर सकते क्या बात, इमरजेंसी ये मैं तो कह रहा हूँ मानसिकता, इंदिरा गांधी राहुल गांधी इसलिए वो कहते हैं कि मैं सत्ता में आना चाहिए, राजीव जी मेरा बेटा सत्ता में आना चाहिए, मेरा ऑफिस काम नहीं कर रहा, इमरजेंसी में निर्वाचन आयोग काम नहीं कर रहा है, राजीव काम नहीं कर रहा है, संसद काम नहीं कर रही है, श्याम जी मैं राजीव जी से जवाब जाना चाहूंगा, मैं 30 सेकंड का वक्त मिलूंगा। मनीष जी ने एक बात कही ये बड़ी अच्छी बात है, मनीष जी ने बहुत बढ़िया बात कही, आपको उसका जवाब देना है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी उस समय दुनिया में नहीं थे, तो क्या उनसे पूछे क्या होंगे, पैदा हो गए कांग्रेस पार्टी में करती, आप जवाब दे दीजिए, मैं तो आप जवाब दे दीजिए, देखिए आप खुद जवाब दे दीजिए, ये जो बात कर रहे हैं सर जवाब तो सुन लीजिए। उस वक्त की जो परिस्थिति थी उसके अंदर पूरे देश के अंदर जो उन्होंने बताया कोर्ट का निर्णय आया था, लेकिन उसके बाद में प्रक्रिया उखाड़ने की, सैनिकों की बगावत करने की बात करी जा रही थी, इमरजेंसी लगी। मैं उसके बारे में पक्षी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि अगर आप नेहरू गांधी परिवार को हमेशा इस देश के खिलाफ बताते रहते हो, उनको कारण बताते हो, तो आज की तारीख में उनके परिवार के सदस्य आपकी पार्टी के सदस्य हैं और पार्लियामेंट के सदस्य हैं। ये बात लगे मेरे को मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी हंसी कि आपने कुलदीप नैयर की बात करी, और मैं आज रास्ते में पढ़ता हुआ रहा था कि कुलदीप नैयर ने सैफुद्दीन सोच का इतना विरोध कर रहे हो, उसकी किताब का कल विमोचन कुलदीप नैयर ने करा है। नहीं लेकिन अब मैं बात मतलब की बात करेंगे, कुलदीप नैयर ने आपके मतलब की बात की तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं मैं हंसी सोच प्यारी थी कि आप उसका बार बार नाम दो, कुलदीप नैयर 3 बार मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज के तारीख में लोकतंत्र में, लेकिन आज चले मैं माफी चाहूंगा, मैं सबको चलिए मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बड़ी कई चीजें बताई हैं, दर्शकों ने बहुत अच्छे से सुना भी आपको। खैर इमरजेंसी प्रासंगिक महज एक सियासत के लिए है, यह बात सही है कि इस काले अध्याय को भुलाया नहीं जा सकता, खैर यह बात सही है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन विपक्ष का यह भी मानना है कि अभी भी हालात नहीं बदले हैं। सीधा हमला नरेंद्र मोदी पे भी कर रहे हैं कि बेशक कि उस वक्त इंदिरा गांधी का जो भी रवैया रहा होगा, घोषित आपातकाल लगाया होगा, लेकिन आज भी मुल्क में आपातकाल की स्थितियां हैं, यह भी छंगानी जी भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सिर्फ एक सियासत, उसके लिए आज इमरजेंसी को प्रासंगिक बना दिया गया है। इमरजेंसी बिल्कुल है, थी, भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अपने अपने अंदाज से नहीं,
समग्र तरीके से चर्चा होनी चाहिए। महज अगर ये सोच के चलें कि एक ही खैनाना उसका दंश झेला था, तो मुझे लगता है कि ये भी भुलावा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसका दंश झेला था, लेकिन जवाब सही तरीके से होना चाहिए और कहा यह भी जाना चाहिए कि हम अपने अंदर देखें कि वास्तव में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। केवल यही नहीं कहा जाना चाहिए कि हमने जो कर दिया बिल्कुल सही है, सामने वाले ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि वो भी इमरजेंसी के आसपास का एक आईना दिखाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।